तो पिछले क्लास में हमने हिमनद को समझा था अभी, और पिछले 2 क्लास से हिमनद ही पढ़ रहे थे और ठीक से हिमनद अभी तक हुआ नहीं था। तो आज हम हिमनद को फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है सिलेबस में अभी बाकी। और हिमनद से ज्यादा चांस आने का कास्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा। कास्ट टोपोग्राफी पर सिविल सर्विस का ज्यादा फोकस होता है। तो हिमनद पढ़ चुके हैं लगभग हम, बेसिक्स हम लोग। आज हम हिमनद का जो डायग्राम वाला सेक्शन है उस पे फोकस करने वाले हैं, और हिमनद से रिलेटेड कम से कम 5 7 8 डायग्राम आपको बताने वाले हैं। साथ ही हिमनद को हम कंपेयर भी करने वाले हैं, तुलना करने वाले हैं किससे? नदी वाली जो स्थलाकृतियां हैं उससे। क्योंकि कभी कभी सिविल सर्विस एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति और हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, आंसर से चेक होके यदि ऑफलाइन होता तो तुरंत मिल जाता। ऑनलाइन चेक होने में दिक्कत होती है, इसलिए जिसका इसका आंसर अटका हुआ है वो समय निकाल के 10 बजे के पहले मुझे कॉल कर लीजिए सुबह, या रात में जो क्लास खत्म होती है उसके बाद पूछ लीजिए। और आप डायरेक्टली आप अपने आंसर्स पे उसी टाइम पे मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। आप भी अपने फोन पे आंसर ओपन कर लीजिएगा, मेरे पास भी आंसर होगा आपका, और पर्सनली आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अन्यथा हम एक दिन ले सकते हैं आंसर्स को स्क्रीन पे लाके, लेकिन उसमें हमको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत, आंसर्स ज्यादा है मेरे पास, और 1 घंटे में सबका आंसर हो नहीं पाएगा। 1 2 आंसर 3 आंसर पे ही हम काम कर पाएंगे, तभी जस्टिस हो पाएगा। तो उस बाकियों का जिसका छूट जाएगा फिर वो कहना शुरू करेंगे, तो कई क्लासें उसी में चली जाएगी। तो हम 1 to 1 कर लेते हैं, आप और हम, और आपका आंसर। ठीक है, चलिए। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति पढ़ रहे हैं हम लोग। यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो ये ग्लेशियर टोपोग्राफी है, ग्लेशियल टोपोग्राफी है। और हिंदी माध्यम है तो इसको हिमानी द्वारा निर्मित या हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति के नाम से जानते हैं इस चैप्टर को। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब तक हम इंट्रो सेक्शन और काफी कई सारे सेक्शन इसके डिस्कस कर चुके हैं। हमने बताया है आपको कि धरातल पर 2 तरह की शक्तियां कार्य करती है, आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति। ये इंट्रो सेक्शन बात कर रहा हूं मैं। इंट्रो सेक्शन में आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि धरातल पर 2 तरह की शक्तियां कार्य करती हैं, आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां। आंतरिक शक्तियां धरातल पर उच्चावच कायम करती हैं, रिलीफ क्रिएट करती हैं, जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस होती हैं। और जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होती हैं, यानी जो बाह्य शक्तियां होती हैं, इसी उच्चावच को समतल करने में लगी रहती हैं, यानी प्लेन बनाने में लगी रहती हैं। अब बाह्य शक्तियां धरातल को समतल करने के लिए अपर्दन यानी इरोजन, और अपक्षय यानी कि अपक्षय का मतलब होता है वेदरिंग। तो वेदरिंग और इरोजन के अलावा ऋतुक्षरण, जिसको आप वेदरिंग कहते हैं उसको ऋतुक्षरण भी कहते हैं, अपक्षय भी कहते हैं। इसके अलावा एक और है मास मूवमेंट। ये मास मूवमेंट मतलब सामूहिक स्थानांतरण हो गया। इन सारे टूल्स का उपयोग करती हैं। अपर्दन का मतलब होता है जब कोई ठोस चट्टान, मजबूत चट्टान, कठोर चट्टान को जो अपर्दनकारी शक्तियां हैं वो अपने भौतिक कारकों की मदद से या यांत्रिक तकनीकों की मदद से जब तोड़ती फोड़ती है और अपने साथ बहा ले जाती है, तो उसके लिए हम अपर्दन शब्द का प्रयोग करते हैं। और अपक्षय का मतलब होता है भौतिक, रासायनिक या जैविक कारकों से, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल रीजन से जब हार्ड रॉक डिकम्पोज होता है, मानिए एक तरीके से, यानी क्या आप कह सकते हैं कि ये डिसइंटीग्रेशन ज्यादा बेटर होगा, डिसइंटीग्रेट होता है यानी टूटता है। जब कठोर चट्टानें डिसइंटीग्रेट होती हैं ड्यू टू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल रीजन, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग, ऋतुक्षरण, अपक्षय। What about the mass movement? Mass movement is also a tool, a very important tool of the exogenetic forces. मास मूवमेंट का हिंदी होता है सामूहिक स्थानांतरण। और क्या है ये सामूहिक स्थानांतरण? जब बहुत बड़े क्वांटिटी में, बहुत बड़ी मात्रा में स्थानांतरण, मास मूवमेंट।
जब बहुत बड़ी मात्रा में किसी ऊंचे क्षेत्र से मलबा, चाहे वो हिम के रूप में हो, चाहे वो अवसाद के रूप में हो, ठीक है, दोनों को हम एक ही टर्म यूज करेंगे, मलबा यानी डिपॉजिट्स। हिम के रूप में भी ये मलबा हो सकता है, हिम प्लस अदर थिंग्स, और अवसाद के रूप में भी ये हो सकता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल है पहाड़ियों पर, पहाड़ों पर जो अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल टिका है गुरुत्व के कारण या वर्षा के कारण और ज्यादा भारी हो जाने के कारण, जब अचानक बहुत लार्ज क्वांटिटी में या स्मॉल क्वांटिटी में नीचे की ओर ढलान से फिसल कर मैदान में आ जाता है और इस तरह एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी का टूट कर नीचे समतल बनाने के लिए आ जाता है, तो इसके लिए टर्म यूज होता है मास मूवमेंट। जैसे आपने लैंडस्लाइड सुना होगा, तो लैंडस्लाइड जिसको आप भूस्खलन कहते हैं, लैंडस्लाइड, भूस्खलन इज अ टाइप ऑफ मास मूवमेंट। इसी तरीके से आपने हिमस्खलन सुना होगा, एवलांच सुना होगा, हिमस्खलन भी एक टाइप ऑफ द मास मूवमेंट है। तो इंट्रोडक्शन में यदि हम इन तीन टर्म को डिफाइन कर लें एक एक लाइन या दो दो लाइन में, और उसके बाद हम बता दें कि जो हिमनद है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर इज एजेंट ऑफ इरोजन, यानी एंडोजेनेटिक फोर्सेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, वो है इरोजन। और इरोजन का एक एजेंट है, एक दूत है ग्लेशियर। यहां पे हमने पहले पैराग्राफ में एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक की बात की, दूसरे लाइन में हमने एक्सोजेनेटिक के इन तीनों फोर्सेस की बात की, और तीसरे लाइन में हमने क्लियर कर दिया कि इन्हीं में जो इरोजन है ना, इरोजनल फोर्स, उसी इरोजनल फोर्स में से एक एजेंट है, वो है ग्लेशियर। ये फर्स्ट पैराग्राफ था मेरा। यदि कोई भी ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इंट्रो में ये मेरा मास्टर की है जो हम यूज कर लेंगे। दूसरे पैराग्राफ में हम अब एक जरूर इंफॉर्मेशन देंगे कि जो ग्लेशियर है इसकी कहानी बताएंगे, कि ग्लेशियर को पहले माना जाता था कि ये स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं। जब तक ये माना जाता था कि ग्लेशियर स्टेबल होते हैं, तब तक ग्लेशियर को एक एजेंट ऑफ इरोजन नहीं माना जाता था। It was believed that it is a stable thing, so it cannot erode any type of landforms. तो इसको जब तक ये सूचना साबित नहीं हुई थी, जब तक ये सिद्ध नहीं हो गया था कि हिमनद गति करते हैं, तब तक इसको अपर्दन का दूत नहीं माना जाता था। तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बताएं अपने आंसर में कि किसने बताया कि ये गति करते हैं। तो यहीं पे हम दूसरे पैराग्राफ में ही दो तीन जोग्राफर का नाम चिपका देंगे, खास करके अगासीज का और प्रोफेसर ह्यूज का। तो प्रोफेसर ह्यूजी और प्रोफेसर अगासीज दोनों स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर थे, और इन दोनों ने आल्प्स पे काम किया था। और ह्यूजी ने जो एक आर नाम से, R1 या R2 नाम था, जिस पर इन्होंने काम किया था ह्यूजी ने, तो उन्होंने आल्प्स के एक ग्लेशियर पर एक कील खूटी गाड़ के ये मतलब उसको मॉनिटर किया था। जब उन्होंने आफ्टर 14 इयर्स के बाद देखा तो वो खूटी लगभग 4200 फीट आगे चली गई थी, जहां उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया था, उससे 4200 फीट आगे चली गई थी। बाद में अगासीज ने साइंटिफिक तरीके से इसको प्रूव किया। उसने एक लंबवत हिमनद यानी लॉन्गिट्यूडनल ग्लेशियर के आर पार, इस किनारे से दूसरे किनारे तक एक रस्सी के साथ कनेक्ट करके, या फिर एक सीधी लाइन में खींचेंगे, रस्सी नहीं, एक सीधी लाइन में कई खूंटे गाड़ दिए। और कुछ महीनों के बाद जब उन्होंने मॉनिटर किया तो उन्होंने देखा कि बीच के खूंटे काफी आगे हो चुके थे और किनारे के खूंटे भी आगे की ओर खिसक चुके थे, और सारे खूंटे आगे की ओर झुक गए थे, स्ट्रेट नहीं थे, झुक गए थे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू एक्सपेरिमेंट दुनिया ये जान पाई कि हिमनद गति करते हैं। और ये दो जो इंफॉर्मेशन और रिसर्च था, इसने एक नई क्रांति ला दी, और यहां से ग्लेशियर को एक एजेंट ऑफ एरोजन के रूप में जाना जाने लगा।
यहां तक यदि लिखते हैं हम तो मेरा एक अच्छा खासा पैराग्राफ बन जाता है जिसमें एक दो ज्योग्राफर आ जाता है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं टाइप ऑफ द ग्लेशियर्स पे। ठीक है, टाइप ऑफ द ग्लेशियर्स पे बात कर सकते हैं, हिमनद के प्रकार। और हिमनद के प्रकार का टाइप जिक्र करने के साथ एक ज्योग्राफर का नाम यहां लिख सकते हैं, H.W. ऑलमेन। H.W. ऑलमेन ने सबसे पहले हिमनद को इनके डिफरेंट डिफरेंट आकार, जो साइज है, शेप है, यानी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था H.W. ऑलमेन ने, जिसमें 3 मेजर टाइप की बात की थी और 11 सब टाइप की बात की थी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द ग्लेशियर। हिमनद के प्रकार के संदर्भ में ऑलमेन, AHLMANN, ऑलमेन ने सबसे पहले क्लासिफाई किया था ग्लेशियर्स को, ये वहां मेंशन कर देंगे। उन्होंने 3 मेजर टाइप की बात की थी और उनमें से एक वैली ग्लेशियर था, एक कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर था और एक गिरिपदीय यानी फुटहिल ग्लेशियर्स था। और बाद में 11 सब टाइप में उन्होंने इन्हीं तीनों को, और बेसिकली वो जो मूवमेंट के बेसिस पे उन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। एक वो जिनमें मिनिमम मूवमेंट होता है और वो डिफरेंट डायरेक्शन में किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं, जिनका डायरेक्शन फिक्स ना हो। एक वो जो एक फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड कोर्स में मूव करते हैं, और एक वो जो फैलते हैं, पसरते हैं। कैसे फैलते, कैसे पसरते हैं? जैसे ज्वालामुखी का लावा फटता है तो ज्वालामुखी का लावा कैसे फैलता जाता है, वैसे ही प्लेन के ऊपर फैलते हैं पतली परत के रूप में। और उसी को डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिया था उन्होंने। फिर बताएंगे जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है ग्लेशियर का, उसके अकॉर्डिंग ग्लेशियर 2 ही टाइप के होते हैं, एक वो जो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और दूसरे जो ट्रांसवर्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ये 2 टाइप होते हैं ग्लेशियर्स के। यहां तक हम बात कर चुके हैं और यहां तक आप लिख भी लेंगे, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि इतना दूर तो हर भाई बहन लिख लेगा जिसने मुझे 2-3 दिनों से हिमनद को ही सुना है। अब हम यहां के आगे बढ़ रहे हैं कि हम बताएंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द इरोजन ऑफ बाय द ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर के इरोजनल मैकेनिज्म को हम अब बताएंगे कि जो हिमनद है उसके द्वारा अपर्दन की तकनीक क्या है, तरीके क्या है, या फिर हम हेडिंग दे सकते हैं हिमनद अपर्दन कैसे करते हैं, या हिमनद के अपर्दन करने के तरीके। ये लिखना है अब आपको कि आखिर में हिमनद कैसे अपर्दन करता है। तो आप बताएंगे कि जैसा कि अगासीज ने सिद्ध किया कि हिमनद गति करते हैं। हाँ, एक और पॉइंट आप डाल सकते हैं, हिमनद के गति के कारण। आखिर हिमनद जो गति करते हैं, हिमनद गतिशील होते हैं, तो किन कारणों से गति करते हैं। ठीक है, अगासीज का डायलॉग था ना कि हिमनद में गति होती है। अगासीज का दूसरा डायलॉग था कि उसके मार्ग के विभिन्न भागों में समान गति नहीं होती, बीच वाला हिस्सा ज्यादा तेज गति करता है और किनारे वाला हिस्सा पीछे पीछे उसके गति करता है। और एक और बात उसने कहा था कि हिमनद की तली की अपेक्षा सतह पर अधिक, हिमनद की गति जो होती है, तली जो बॉटम है उसकी अपेक्षा उसकी सतह पर गति अधिक होती है। ऊपरी हिस्सा ऐसे करके जाके लटक जाता है, गति ज्यादा करता है, और निचला हिस्सा जमीन को जकड़े रहता है, पकड़े रहता है। जब बहुत लोड पड़ जाता है आगे के भाग में, जैसे मोमबत्ती का बूंद बनाते हैं तो आगे का हिस्सा ऐसे लटका हुआ नहीं होता है, आपने मोमबत्ती का डिजाइन बनाया होगा तो ऐसे। तो जब आगे के हिस्से में वजन बढ़ जाता है तो यहाँ पे ऊपरी हिस्से में दरार पड़ जाती है, उस दरार को बर्गसुंड कहते हैं, बर्गसुंड। उस दरार को BURG, बर्गसुंड कहते हैं। और उस दरार के बाद और तेजी से ये नीचे की तरफ सड़कना शुरू करता है, और सड़क के जब ये पूरी तरह नीचे आता है तो अपने साथ ढेर सारा मलबा लाता है। ये अगासीज ने एक्सप्लेन किया था। हमें अभी भी उस बात का जवाब चाहिए कि हिमनद गति क्यों करते हैं। ये भी एक पॉइंट हो सकता है हमारा। हम टाइप्स के बाद एक हेडिंग दे सकते हैं, हिमनद के गतिशील होने के कारण। या जहां हम बात कर रहे थे हिमनद गति करते हैं, तक दूसरे पैराग्राफ में यहीं पर हम पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं 1-2 पॉइंट कि आखिर में ग्लेशियर्स मूव क्यों करते हैं। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ग्लेशियर के मूवमेंट के कारण को लेकर के मतभेद है ज्योग्राफर्स में। कुछ ज्योग्राफर्स मानते हैं कि ग्लेशियर गुरुत्व के कारण गति करते हैं, गुरुत्व के कारण।
गुरुत्व के कारण जो लोग ये मानते हैं कि ग्लेशियर गुरुत्व के कारण गति करते हैं, उनका उनका एक्सप्लेनेशन क्या है? वो कहते हैं कि ढलान होता है ना, पर्वतीय ढलान के कारण जब ज्यादा मलबा जमा हो जाता है पर्वतीय सतह पर हिम का, तो उस मलबे का वजन नीचे की ओर ज्यादा होता है, और ज्यो ज्यो वजन बढ़ता है वो नीचे से गुरुत्व खींचता है उसको अपनी ओर, इसलिए वो आगे सरकता है। अब दूसरा वर्ग मानता है, दूसरा वर्ग इसको गलत बताता है, विद्वानों का दूसरा वर्ग मानता है कि केवल गुरुत्व पर आधारित तो नहीं होती है गति। यदि गुरुत्व पर आधारित गति होती तो जाड़े के दिनों में ये ज्यादा गति करता, तेज गति करता, क्योंकि जाड़े के दिनों में हिमपात ज्यादा होता है, तो जो लोड ऑफ दी स्नो होता वो ज्यादा होता, और ज्यादा यदि हिम का लोड ठंड में होता तो ज्यादा गतिशील भी हिमनद ठंड में होता। लेकिन ऐसा देखा गया है कि गर्मी में हिमनद की सरकने की गति ज्यादा होती है, और जाड़े में हिमनद के सरकने की गति कम होती है, मंद होती है। ऐसा प्रयोग से पता चला। तो दूसरा वर्ग जो है वो मानता है कि गुरुत्व से ज्यादा एक भौतिक सिद्धांत काम करता है, और वो भौतिक फिजिकल डॉक्ट्रिन ये है कि जब पानी, हिम जो है, पानी जब वाटर हिम में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो ज्यो ज्यो हिमपात होता है और हिम हिम एक बर्फ दूसरे बर्फ पर दबाव डालोगे जल्दी चिपक जाएगा वो। तो हिम के ऊपर नई नई परतें जब बनती जाती हैं और वो परतें आपस आपस में ज्वाइंट होती जाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसीलिए वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण वो आगे की ओर सरकती है। गुरुत्व एक सामान्य कारण है, एक सहयोगी कारक हो सकता है गुरुत्व, लेकिन वास्तविक रूप में इसके गति का कारण हिम के आयतन का बढ़ना है। और हिम का आयतन तब बढ़ता है जब ये हिम जल से फिर हिम में बदलता है। गर्मियों में तापमान बढ़ने के कारण जो ये ग्लेशियर्स हैं, इनकी तली और इनके ऊपरी सतह पिघलते हैं। ऊपरी सतह पिघलती है, तली स्थिर क्यों रहती है, ऊपरी सतह गति क्यों करती है? तो ऊपरी सतह तापमान के कारण गर्मियों में पिघलने लगता है, तो पिघलने के बाद वो कुछ दूर गति कर जाता है, और फिर जब रात होते ही जम जाता है। पिघलता है तो नीचे की ओर सड़कता है, लेकिन ठंडा ज्यादा होने के कारण सरकते हुए जम जाता है। बर्फीले क्षेत्र पर कोई चीज पानी डालोगे तो वो भी वहां तापमान कम होने के कारण पिघलता तो है, लेकिन पिघल के नीचे की ओर फिसलते ही क्या हो जाता है, वो फिर जम जाता है रात्रि में। तो इस तरह से वो एक तरीके से देखा जाए तो जल से हिम में बदलता है, इससे उनका आयतन इंक्रीज होता है, और इस कारण से वो गति करता है। तो गति के कारण, दोनों कारण को कोशिश करेंगे वहां पॉइंट में डालने का। पहला पॉइंट भी डालेंगे कि गति का एक कारण, जो विद्वानों का एक वर्ग मानता है कि गुरुत्व के कारण गति होती है, विद्वानों का दूसरा वर्ग इसको गलत बताता है, और उनका मानना है कि केवल गुरुत्व के कारण यदि गति होती तो जाड़े में गुरुत्व ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि जाड़े में हिमपात ज्यादा होती है, और गर्मियों में गुरुत्व कम काम करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हिमपात कम होती है। तो ओवरलोडेड हिमपात, जो हिमनद में लोड कम होता है हिम का, तो कम गति होनी चाहिए। ज्यादा लोड हो तो ज्यादा गुरुत्व लगेगा, कम लोड हो तो कम गुरुत्व लगना चाहिए। बट उल्टा होता है, गर्मियों में हिमनद के सरकने की गति जाड़े में हिमनद के सरकने की गति की तुलना से ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में यह साबित होता है कि गुरुत्व जो है उतना महत्वपूर्ण कारण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण कारण क्या है, भौतिक कारण है एक। और वो मानते हैं ये भौतिक कारण है, पहले ऊपरी सतह जो हिमनद का होता है वह जल में बदलता है गर्मियों में, और जब वो फिर सिकुड़ता है, मतलब रात्रि होते ही, तापमान कम होते ही जब वो जमता है, तो फिर वो उसके आयतन में वृद्धि होती है, और इसी आयतन के वृद्धि के कारण धीरे धीरे किनारे वाला हिस्सा जो इसका है वो नीचे की ओर सरकता हुआ या आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। और ये भी देखा गया है, जैसे अगासीज का वो जो खूंटा था वो टेढ़ा क्यों हुआ था, क्योंकि खूंटा ऊपरी परत में गड़ा था, और ऊपरी परत ही थोड़ा मेल्ट होता है फिर जमता है, फिर मेल्ट होता है और जमता है। इस कारण से जब वो मेल्ट होता है तो उसका पानी आसपास के चट्टानों की दरारों में घुस जाता है, और जैसे ही रात्रि में वो जमता है तो फिर उसके आयतन में वृद्धि होती है, तो उन चट्टानों की दीवारों को तोड़ देता है। इसको प्लकिंग कहते हैं, उत्पाटन। उत्पाटन, प्लकिंग। सो उत्पाटन और प्लकिंग जिसको कहते हैं, ये उसके अपर्दन का एक तकनीक है, तरीका है अपर्दन करने का, उत्पाटन या फिर प्लकिंग। एक और दूसरा तकनीक क्या है, तो दूसरा तकनीक है एब्रेजन। एब्रेजन जो होता है, एब्रेजन जो होता है, दोनों किनारों का ये एब्रेजन करती है। एब्रेजन माने घिसना, रगर खाना, रगर। रगर समझते हैं, रेगमार समझते हैं, जो सैंड पेपर से जो आप घसते हैं,
किसी ग्रिल व्रिल को रंगने के पहले, लोहे के दरवाजे को रंगने के पहले सरेस कागज से उसको घसते हैं। तो सरेस कागज क्या करता है, उसकी एक लेयर हटा देता है घर्षण के कारण, रेग के कारण। तो वैसे ही जब हिमनद आगे की ओर सरकता है तो पूरे बड़े क्वांटिटी में बड़ा बहुत बड़ा आयतन होता है ऊपरी क्षेत्र का जो सरकता है, तो जो किनारे की चट्टानें दोनों तरफ की होती हैं उन चट्टानों में रेग मारता है, ये घर्षण फ्रिक्शन होता है। बर्फ भी एक तरीके से स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है, और चट्टानें भी हार्ड होती हैं। हार्ड टू हार्ड फ्रिक्शन होता है तो कुछ न जो मुलायम कण में होते हैं किनारे से टूट के झड़ के उसके साथ बह लेते हैं। तो इस क्रिया को एब्रेजन कहते हैं। एब्रेजन का मतलब होता है सन्निघर्षण, ठीक है। एब्रेजन का मतलब होता है सन्निघर्षण। तो एब्रेजन एक कॉमन टेक्निक है, सॉरी अपघर्षण होता है, माफ करना, अपघर्षण होता है। तो अपघर्षण एक कॉमन टेक्निक है, तकनीक है, तरीका है किसका, हिमनद के अपर्दन का तरीका है एब्रेजन। और दूसरा तरीका है उत्पाटन। उत्पाटन में क्या होता है, दिन के समय या गर्मियों के समय जब चट्टान ऊपरी हिस्सा इसका हिमनद का पिघलता है तो वो पानी आसपास के पत्थर के दरारों में समा जाती है, और जब पत्थर की दरारों में वो पानी समाता है, वो वाटर उसमें समा जाता है पत्थर की दरारों में। मैंने ना कुछ तस्वीरें निकाल के रखी थी, फोटोज जो है, तो आपको दिखलाने के लिए रखा था मैंने, ताकि देखिए इमेजेस से क्या होता है, इमेजेस से माइंड पे थोड़ा अच्छा असर पड़ता है, और बच्चा यदि उस इमेजेस को देख ले तो उसका पूरा क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो हमने कई सारे जो हिमनद से संबंधित इमेजेस हैं वो कहीं स्टोर किए थे, लेकिन अभी कल दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे आपको उस इमेजेस को दिखलाने का, ठीक है। चलिए, अभी मिलेगा नहीं, क्योंकि जब जरूरत होता है ना चीजों का तो उस समय नहीं मिलता है। ये अभिशाप जो है दिया हुआ है किसी का सबको, जब आपको जरूरत नहीं होगा तो मिलेगा। कोई नहीं, आपको मैं कई सारे इमेजेस कल के क्लास में बिगिनिंग में ही दिखला दूंगा। उन इमेजेस से आपका माइंड और क्लियर हो जाएगा। एवरेजन का इमेज था मेरे पास और उत्पाटन का भी इमेज था मेरे पास, तो वो जरूर देखिएगा आप, ठीक है। अगले मुद्दे पे आते हैं, अगला पॉइंट्स देखते हैं हम। अब देखते हैं सीधे अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां देखते हैं। हिमनद ग्लेशियर द्वारा निर्मित स्थलाकृति, यहाँ के बाद यही मुद्दा आता है, और इसमें हम दो भाग में बांट लेते हैं इसको। और एक अपर्दनात्मक हो जाता है इरोजनल लैंडफॉर्म्स, और दूसरा हो जाता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो इरोजनल हो गया अपर्दनात्मक स्थलाकृति, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, और दूसरा हो गया निक्षेपणात्मक स्थलाकृति यानी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ये दो लैंडफॉर्म्स के हो गए फॉर्म, दो तरह के। अब अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं उसका एक लिस्ट बना लेंगे, आंसर में भी ये फ्लो चार्ट दिखा देंगे। और निक्षेपणात्मक जो स्थलाकृतियां हैं उनका भी एक लिस्ट बना के विद डायग्राम इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, और हो सके यदि एग्जाम्पल पॉसिबल हो तो एग्जाम्पल भी डाल लीजिए, आंसर फिनिश हो जाएगा। एंड में आप बस कंक्लूज कर दीजिए, कुछ लास्ट में थोड़ा सा पॉइंट लिख दीजिए भारत को ध्यान में रख के। पॉलिशिंग का मतलब होता है कि जो लेयर है ऊपर का वो थोड़ा घिसते 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 चमक आ जाती है। जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा घर्षण करेंगे, उसको रेगमार करेंगे, तो क्या होता है कि वो पॉलिश्ड जैसा दिखता है। तो डिपेंड करता है चट्टानों पे। मेनली दो ही प्रोसेस है इसका, प्लगिंग है और एब्रेजन है, ठीक है। एब्रेजन और प्लगिंग के अलावा और कोई नहीं है प्रोसेस। तो पॉलिश तो वो अपने अकॉर्डिंग, बस जो गोल गोल चट्टानें होती हैं बड़ी चमकीली होती हैं, क्योंकि उनका जो घर्षण होता है, रेगमार होता है, वो बहुत ज्यादा मतलब उसको पॉलिश कर देता है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे थे, कल की क्लास में हमने दिमार्तनी की भी बात की थी। दिमार्तनी ने अपर्दन का सिद्धांत दिया था, हिम अपर्दन का सिद्धांत दिया था, और उसका सिद्धांत था कि जो हिमानी है, हिमनद है, वो अपर्दन ढाल जो तली को वो तली यदि उसका समान नहीं है तो फिर अक्सर हिमानी की जो तली होती है वो समान नहीं होती, एक जैसा नहीं होती, प्लेन नहीं होती। तो उसको प्लेन करने की कोशिश करती है हिमानी, इसी क्रम में वो एब्रेजन करती है, अपघर्षण करती है। जिधर से हिमानी गुजरी होती है वो बहुत चिकना सतह हो जाता है।
जिसके ऊपर से हिमानी गुजरती है, तो वो बहुत चिकना सतह हो जाता है, इतना ज्यादा उसको वो रेगमार कर देती है, यानी घर्षण कर देती है। और फिर किनारों को भी तोड़ती है, दरार के दोनों क्षेत्र को, ऊपर नीचे। सबसे ज्यादा अपर्दन वो तली को करती है, और तली में वो प्लकिंग भी करती है, यानी क्या, उत्पाटन। चलिए अब हम अपर्दनात्मक स्थलाकृति में सबसे पहली आकृति लिख दें। जैसे नदियां भी आकार की घाटी बनाती है, उसी तरह से जो हिमनद है वो यू आकार, यू शेप्ड वैली बनाती है। क्यों ऐसा होता है कि हिमनद यू शेप्ड वैली बनाती है और रिवर वी शेप्ड वैली बनाती है, उस पर अभी हम विस्तार से बात करेंगे। पहले लिस्ट तैयार कर लें। यू आकार की घाटी सबसे इंपॉर्टेंट है, हिमानी का देन है यू आकार की घाटी। अब मेरे पास इमेजेस है, कल हम आपको एक्चुअल इमेज दिखाएंगे जो यू आकार की घाटी होती है, ठीक है। और एक डॉक्यूमेंट्री भी है यूट्यूब पे, मैं शेयर कर दूंगा उसका लिंक, जिसमें रियल का जो पूरा का पूरा हिमनद की जितनी स्थलाकृतियां सचमुच का है, न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड में भी हिमनद बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो भी उसी रीजन में है जहां पे कि तापमान कम होता है। तो हर एक डायग्राम जो है उसका रियल इमेज भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक हो गया यू आकार की घाटी, दूसरा है लटकती घाटी, हैंगिंग वैली, लटकती घाटी। तीसरा है वही सार्क हो जाएगा, सर्क, जिसको आप सर्क कहते हैं, बर्गसुंड कहते हैं, सर्क या हिम गहुवर कहते हैं इसको। सबसे इंपॉर्टेंट है ये सर्क, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्क, सर्क का दूसरा नाम हिम गहुवर भी है, हिम गहुवर। इसी सर्क के अंदर एक आकृति क्रिएट होती है जिसको हम बर्गसुंड कहते हैं। ये सर्क जहां क्रिएट होता है ना, सर्क का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जहां दरार होती है, उस दरार को बर्गसुंड कहते हैं। तो इसी सर्क में ही आप बर्गसुंड वाला भी कॉन्सेप्ट यहीं पर बता देंगे, इसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। सर्क या हिमगहुर एक ही शब्द है, और हम बताएंगे कि इसको सर्क क्यों नाम दिया गया। उसके बाद जब सर्क पिघल जाता है तो एक झील बनता है ऊंचाई पर। ऊंचाई पर बना ये झील एक अलग झील है जो अपर्दन के कारण बनता है, उसको टॉर्न झील कहते हैं। तो टॉर्न झील हिमनद के अपर्दन के बाद, हिमनद के पिघल जाने के बाद निर्मित होती है, जिसको आप टॉर्न झील कहते हैं। और सर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा अरेत है, अरेत। अरेत जो है ये तीक्ष्ण, एकदम कंघी जैसी संरचना होती है, अरेत। आप कह सकते हैं कि पर्वत के ऊपर का जो सबसे नुकीला वाला भाग होता है, पर्वत के ऊपर का जो नुकीला डिजाइन बनता है ढलान पे, वो दोनों तरफ से हिमनद गुजर गया तो बीच में एक नुकीला कठोर चट्टान खड़ा रह जाता है, धारदार। ऐसे दो, एक तरफ से इधर भी गुजरा हुआ है, मान लीजिए इधर से भी ये हिमनद गुजरा, इधर से भी हिमनद गुजरा, तो बीच में जो उभरा हुआ नुकीला सा पहाड़ी का जो होता है ना क्षेत्र, वो वाला क्षेत्र अरेत कहलाता है। तो अरेत अभी हम वन बाय वन करके सबका डायग्राम दिखाएंगे, और डायग्राम को देख के जो आपको फीलिंग आया उसको लिख दिए तो एक्सप्लेनेशन हो गया कि कैसा दिखता है और कैसे बनता है। हर एक डायग्राम के साथ यही चीज डिस्कस करना है, कैसा दिखता है और ये कैसे बनता है। कैसे बनता है बड़ा महत्वपूर्ण है, और नीचे दिखता कैसा है उसको डायग्राम से दिखा दीजिए, यही महत्वपूर्ण है। तो हम वन बाय वन करके हर एक डायग्राम को बना के भी बता देंगे, तो आपको और ज्यादा ठीक है। एक एग्जाम्पल भी लिख रही है गुड़िया, मैटन हॉर्न। हॉर्न जो है उसी को गिरिश्रृंग भी कहते हैं। तो गिरिश्रृंग अलग होता है, बर्गसुंड अलग होता है। इसको हॉर्न जिसको बोलते हैं, इसको गिरिश्रृंग भी बोलते हैं। गिरी माना पर्वत और श्रृंग माना चोटी, ठीक है। हॉर्न यानी सींग जैसा स्ट्रक्चर। किसका सींग? तो पर्वत का सींग। तो वो जो गिरिश्रृंग है उसी को दोनों तरफ से सर्क निकल गया ना, तो बीच में जो नुकीला चोटी जैसा बना हुआ रह जाता है, तो टॉप वाली चोटी जो है उसको गिरिश्रृंग कहते हैं। और वो चोटी नीचे तक यदि कंघी जैसा स्ट्रक्चर बना के आ गया तो उसके लिए अरेत शब्द आता है, ठीक है। क्रेग एंड टेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इरोजनल लैंडफॉर्म्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डिपोजिशनल, ठीक है। तो अगला पॉइंट है इसी में, सातवां पॉइंट है
इसको कहते हैं क्रेग एंड टेल। इसको इसका दूसरा नाम भेड़ पीठ भी बोलते हैं। इसको क्रेग एंड टेल को क्या बोलते हैं? भेड़ पीठ। ये दूर से देखने में भेड़ के पीठ जैसा हो जाता है, चिकना अपर्दन। इसी को रास मुटानो भी बोलते हैं। भेड़ पीठ का दूसरा नाम जो है रास मुटानो भी है। और इसका एक और, इसी का एक कैटेगरी है क्रेग और टेल। जब भेड़ पीठ बनता है, भेड़ पीठ का दूसरा नाम क्या है? रास मुटानो। इसको अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। भेड़ पीठ का दूसरा नाम जो है वो है रास मुटानो। याद रखना, भेड़ के पीठ जैसा ये दिखता है, इसका टेक्निकल नाम यूरोपियन ज्योग्राफर्स ने क्या रखा है? रास मुटानो। एक क्रेग और टेल भी बनता है। क्रेग और टेल को कहते हैं श्रिंग और पूछ। श्रिंग एवं पूछ, यानी ये पीटी में भी काम आएगा। इसमें से कुछ आकृतियां पूछ देता है कि पहचानो कि ये हिमनद से बनी हुई है, या फिर ये भी पूछता है कभी कभी रास मुटानो, हिमनद से बनी स्थलाकृति है ये या नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, पहचानना होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं वो सर्क है, बर्गश्रुंड है, गिरिश्रिंग है। तो इसका इंग्लिश हिंदी दोनों नाम याद रखने की कोशिश करना, और हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश टर्म जरूर यूज करना है आंसर में, देवनागरी लिपि में, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम और भी पॉइंट्स आपके साथ इरोजन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। जैसे एक है पैटर्नास्टर लेक, ठीक है, 9 नंबर में है पैटर्नास्टर लेक। अक्सर पूछता है पैटर्नास्टर, पैटर्नास्टर लेक। और जहां भी पैटर्नास्टर लेक होता है वहां ऑटोमेटिकली हिम सोपानों के बीच में ही, हिम सोपानों के बीच में ही पैटर्नास्टर लेक मिलता है। तुमसे इंटरव्यू में एक सवाल पूछेगा, बीपीएससी में एक बूढ़ा है जो इंटरव्यू सेशन में यही करने का काम करता है, ठीक है। अरेत को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं बता देता हूं आपको। अरेत जो है इंग्लिश में भी अरेत ही कहलाता है, हिंदी में इसको तीक्ष्ण कटक कहते हैं। अरेत को हिंदी में तीक्ष्ण कटक कहते हैं और इंग्लिश में अरेत ही कहते हैं। कंघीनुमा संरचना होता है, अरेट को अरेट ही कहते हैं, ARATE अरेट ही होता है, ठीक है। हिंदी नाम इसका जो है, देखो जो अरेत लिखा मैंने ये इंग्लिश लिखा है, बच्चा को समझ में आ रहा है हिंदी, लेकिन ये इसका हिंदी, अरेत का हिंदी होता है तीक्ष्ण कटक, ये हिंदी है, और अरेत इंग्लिश शब्द है, ठीक है। श्रिंग और प्रूछ का इंग्लिश होता है क्रेग एंड टेल। भेड़ पीठ को कहते हैं रास मुटानो। पैटर्नास्टर झील और हिम सोपान। मैं कह रहा था इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछता है कि आपने महाभारत पढ़ा है, सुना है महाभारत जी। तो युद्ध, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव जो थे वो स्वर्ग गए थे, और स्वर्ग की सीढ़ी है वहां पे। आप जब उत्तराखंड जाएंगे ना, तो उत्तराखंड में ये केदारनाथ, बद्रीनाथ के तरफ जब जाएंगे आप, तो बद्रीनाथ साइड में शायद आपको ले जाएगा घुमाने के लिए स्वर्ग की सीढ़ी। वहां पे आपको भीमशिला दिखाएगा। लास्ट गांव है एक माना गांव, जो भारत और चीन बॉर्डर पे, वो माना गांव दिखाएगा। और वहीं पर आपको एक पहाड़ी की तरफ ले जाएगा, और वो आपको दूर से सीढ़ी की तरह दिखेगा। वो पहाड़ी, पूरा पहाड़ ही सीढ़ी जैसा दिखेगा। दरअसल वो सीढ़ी जैसे पहाड़ को स्थानीय लोग आपको क्या बताएंगे, इसी रास्ते से कौन गए थे? भीम, और मतलब जो पांडव जो है स्वर्ग जा रहे थे, और स्वर्ग केवल कौन पहुंचा? युधिष्ठिर और उसका कुत्ता, और बाकी लोग रास्ते में गल गए। क्यों गल गए? बहुत ठंड थी, हिमनद ही हिमनद था, इसलिए गल गए। दरअसल वो एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हिम सोपान। उन हिम सोपानों के बीच बीच में थोड़ी छोटी छोटी झीलें भी मिलती हैं, उसको पैटर्नास्टर झील कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऊंचाई से जब हिम उतर रहा होता है तो चट्टानों की जो क्वालिटी होती है, इसमें जो कठोर चट्टानें होती हैं उसको वो छोड़ देता है, जो मुलायम चट्टानें होती है उसको आसानी से तोड़ लेता है। और तोड़ता जब है तो सब कुछ एकदम अपने साथ क्लीन चिकना करके नीचे उतर जाता है, तो ऐसे सीढ़ी जैसी स्ट्रक्चर बना देता है। इस तरह का पहाड़ों को ही ऐसे सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। आप जाएंगे ना तो आपको 3 4 5 एक क्रम से दिख जाएगा, आपको भी लगेगा कि बिल्कुल एकदम सीढ़ी है। और इसी को देख करके जो स्थानीय आपके गाइड होंगे वो आपको बताएंगे ये सीढ़ी जो है युधिष्ठिर ने बनाया था,
ये स्वर्ग की सीढ़ी है, ठीक है। दरअसल जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स है, यूरोपियंस ने इसको एज ए ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखा, और हम भारतीय जो हैं बड़े धार्मिक स्वभाव के होते हैं, तो हमें हर साइंटिफिक चीजों में कुछ ना कुछ हम जोड़ लेते हैं, अपने धर्म का सिस्टम उससे जोड़ लेते हैं। तो जो जिसको आप स्वर्ग की सीढ़ी कहते हैं, दरअसल वो हिमनद द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। हिमनद अपने क्षेत्र में सोपान जैसा स्ट्रक्चर अपर्दन करके बनाती है। इसमें जो मुलायम चट्टान था उसको तोड़ के बह जाती है, कठोर चट्टान सीढ़ियों की तरह टिके रह जाते हैं, और जब ये बह जाता है यानी जब हिमनद पिघल जाता है, तो ये सीढ़ी और सीढ़ियों के बीच बीच में छोटा छोटा झील, जिसको पेटनास्टस झील कहते हैं, वैसा दिखता है। तो ये 10 काफी, ठीक है। कल तक हम हिमनद को अपर्दन का दूत ही नहीं मानते थे। क्यों? हमें पता ही नहीं था कि ये गति करता है। और थैंक्स टू अगासीज एंड थैंक्स टू प्रोफेसर यूजी, उसके बाद क्लियर हो गया कि हिमनद केवल गति ही नहीं करता, बल्कि नदियों से ज्यादा वैरायटी है इसके पास। स्थलाकृतियों के निर्माण में हिमनद नदियों से भी काफी आगे है। मैंने 10 कम बताया, अभी एक दो और बच्चा लिख रहा है, नूनाटक लिख रहा है एक बच्चा, और भी कई स्थलाकृतियां हैं जो हिमनद बनाती है, ठीक है। एक बच्चा है शहजाद, वो कह रहे हैं क्या जो मोरेन है उसको सोपान कहते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, मोरेन तो बिल्कुल फुटहिल एरियाज में मिलता है। जब हिमनद उतर जाती है पूरी तरह से, वहां जब वो स्नो लाइन को क्रॉस कर जाती है, तो वो मेल्ट होके बह जाती है। तो हिमनद बर्फ तो पिघल के बह जाता है, लेकिन बर्फ के साथ जो मलबा आया, वो सारा मलबा एक जगह जमा हो जाता है, उस मलबे को कहते हैं मोरेन, ठीक है। तो मोरेन अलग चीज है, वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। मोरेन जो है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। और अंतिम लैंडफॉर्म है फियोर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछता है। फियोर्ड कोस्ट, ठीक है। फियोर्ड तट बोलते हैं इसको। फियोर्ड तट का निर्माण तब होता है जब कोई हिमनद जो है नीचे किसी नदी क्षेत्र या सागरीय क्षेत्र से जाके मिल जाता हो। ऐसे जगह पे हिमनद हो जहां सागर हिमनद को टच करता हो, उसको कहते हैं फियोर्ड। पहले तो ये 11 नाम समझ लो। यू आकार की घाटी, हिमनद अपनी घाटी जो बनाता है वो यू आकार की बनाता है। कल डायग्राम जब देखोगे एक्चुअल वाला, तब ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो कल की क्लास में हम इसको देखेंगे। आपको ये नाम याद होना चाहिए, हैंगिंग वैली, यू शेप्ड वैली, सर्क। सर्क इंग्लिश नाम है, हिंदी में हिमगह्वर कहते हैं। और इसी हिमगह्वर के निर्माण के दौरान जो दरार बनती है, उस दरार को वर्गसुंड कहते हैं। और जब इस हिमगह्वर से हिम निकल जाता है, तो उसको आराम कुर्सी कहते हैं। ये बिल्कुल आराम कुर्सी की तरह दिखता है, इसीलिए इसको आराम कुर्सी भी कहते हैं, ठीक है। आराम कुर्सी देखा होगा आपने, बिल्कुल इस तरह से बीच में डाउन होता है। यहाँ आप अपना सिर रखिए, यहाँ आपका पूरा पोजीशन होगा, यहाँ पैर होगा, ठीक है। तो आराम कुर्सी जैसा दिखता है। तो सर्क, हिमगह्वर, बर्गसुंड और आराम कुर्सी, ये एक ही चीज है, एक ही चीज से इंटरकनेक्टेड लैंडफॉर्म्स हैं, इंटरकनेक्टेड लैंडफॉर्म्स हैं। जब तक इसमें बर्फ जमा है और यहां दरार है, तो ये दरार बर्गसुंड है और बर्फ सर्क है, हिमगह्वर है। कल को गर्मी पड़ी और ग्रीष्म काल आया और बर्फ धीरे धीरे बह के निकल गया, पिघल के निकल गया, छोटा सा केवल कुछ पानी बचा। तो जो पानी बच गया वो झील है, टॉर्न झील। और ये पूरा एरिया पानी भी धीरे धीरे करके भाप बन के सूख गया, तो पूरा का पूरा आराम कुर्सी है। तो ये हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का एक पूरा का पूरा लिस्ट हमने एक कलेक्ट किया, जिसमें 10 पॉइंट बहुत है। 10 पॉइंट यदि याद कर लिए, ठीक है। हाँ हाँ, सर्क को वही CIRQUE, इसी को सर्क कहते हैं, सही लिखा आपने। SARK ना होकर के सर्क वैसे ही होता है जो आपने स्पेलिंग लिखा है, ठीक है। सर्क, CIRQUE की बात कर रहा हूं। टेक्निकली मैं विद इमेज आपको कल की क्लास में बताऊंगा, आज सिर्फ नाम चाहता हूं कि आपको याद रहे। जब हिमनद का निर्माण होता है और हिमनद गति करता है, तो वो अपनी घाटी को यू आकार की बनाता है।
और जब हिमनद बिल्कुल वहां पहुंच जाता है जहां अचानक तीव्र ढाल हो या खरी ढाल हो या हेडवर्ड हो, फ्री फेस हो, एकदम सीधा खड़ा ढाल हो, तो वहां से हिमनद टूट के नीचे गिर जाता है या फिर हिमनद आगे तक ऐसे लटक जाता है। तो ऐसे केसेस में उस लटकती घाटी का निर्माण करता है हिमनद। और इन लटकती घाटियों में जो वहां कहीं हिमनद अपनी तली पर दबाव बना करके आराम कुर्सी जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है और उसमें जमा हुआ बर्फ ऊपरी क्षेत्र से दरार के द्वारा अलग हो जाता है दबाव के कारण। आगे की मात्रा, आगे हिम की मात्रा बढ़ने पर, दबाव ज्यादा पड़ने पर जब यहां से दरार होके ये आगे की ओर गति करने लगता है, तब सर्क का निर्माण होता है और उस दरार को बर्गजुंड कहते हैं। कालांतर में यानी समय, कुछ समय के बाद यदि बर्फ पिघल जाता है पूरी तरह से ग्रीष्म काल में, तो यदि झील की तरह पानी बचा तो टॉर्न झील, और यदि पूरी तरह खाली हो गया तो आराम कुर्सी का निर्माण करता है। इसी सर्क का सबसे बड़ा रोल है जब किसी पहाड़ी के, एक ही पहाड़ी के ढलान पर दो सर्क का निर्माण हो जाता है, तो दो सर्कों के बीच में जो नुकीला कंघी जैसा, कटक जैसा स्ट्रक्चर बनता है, अभी हवा में बता रहा हूं, फोटो दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। तो इस तीक्ष्ण कंघी जैसी संरचना को अरेत कहते हैं। और यदि मान लो कि किसी पर्वतीय भूभाग में इधर से भी सर्क ने गड्ढा कर लिया, इधर से भी सर्क ने गड्ढा कर लिया, तो बीच का भाग बड़ा ही नुकीला सा दिखता है ऐसे, इधर भी सर्क निकल गया, इधर भी सर्क निकल गया, भोले बाबा का त्रिशूल जैसा ऊपर आगे निकल जाता है। तो इसको हॉर्न या गिरी श्रृंग कहते हैं, पर्वत की चोटी। अब जब जब वो हिमनद नीचे की ओर फिसलते हुए अपर्दन करते हुए आगे बढ़ता है, तो किसी कठोर चट्टान को जब वो इधर से बढ़ते हुए इससे नीचे उतर जाता है, तो ये चिकना चट्टान बिल्कुल भीड़ के पीठ जैसा सॉफ्ट चिकना सा दिखता है। इधर से आया हिमनद और इस पे प्रेशर पड़ा और आगे निकल के बह गया। इस दौरान इसके पीठ को इतना घस देता है कि रास मुटाने या चिकना पीठ बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब इधर से ये एंटर करता है, ठीक है, और एंटर जब करता है ये और यहां से नीचे फिसल रहा होता है, तो इस किनारे का भी अपर्दन कर देता है। तो पीछे वाला हिस्सा पूंछ की तरह लगता है और आगे वाला हिस्सा से ये इसके पीछे वाला पूंछ की तरह लगता है, आगे श्रृंग की तरह नुकीला हो जाता है। तो श्रृंग, और इसी को क्रेग और टेल कहते हैं। अब पेटरनास्टर झील क्या है? जब पहाड़ियां इस तरह से हिमनद के द्वारा अपर्दन हो जाती है, पेटरनास्टर झील और हिम सोपान प्रायः क्षैतिज हिमनद द्वारा बनता है। क्षैतिज मतलब ट्रांसवर्स हिमनद द्वारा बनता है। ट्रांसवर्स हिमनद इतना लंबवत होता है और जब वो उतरता है तो पर्वत के मुलायम चट्टानों को अपने साथ ले उतरता है और कठोर चट्टानें सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट यदि हो जाती है तो उसको हिम सोपान कहते हैं। और इसी हिम पर जो झीलों का निर्माण होता है उसको पेटानास्टर झील कहते हैं। और एंड में जहां हिमनद खत्म हो रहा होता है और जहां नदियां स्टार्ट हो रही होती हैं या समुद्र स्टार्ट हो रहा होता है, वहां जो कटा फटा तट बनाती है, उस कटे फटे तट को ही फ्यूर्ड तट कहते हैं। तो कुल मिलाकर के यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, ये सब के सब अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं हिमनद की। और इसका निर्माण हिमनद के निर्माण से लेके अंत तक में, वहां से नीचे उतरते समय कठोर चट्टानों को काटते, मुला घसते और खुरेदते हुए जो डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां बनाती हैं, ये हिमनद की अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं। अपर्दनात्मक से ज्यादा महत्वपूर्ण निक्षेपणात्मक है। यूपीएससी ज्यादा निक्षेपणात्मक पूछती है। अंडे की टोकरी जैसी संरचना निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, अंडे की टोकरी, जिसको ड्रमलिन कहते हैं। जब हम निक्षेपणात्मक स्थलाकृति पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एक बहुत फेमस है ड्रमलिन। पूरा कनाडा और पूरे यूएसए में भरा पड़ा है ड्रमलिन। दूर से देखने के बाद ड्रमलिन अंडे की टोकरी जैसा दिखता है। तो ड्रमलिन मोस्ट फेमस डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है ड्रमलिन। अंडे की टोकरी जैसा दिखता है ड्रमलिन। पूरा यूएसए कनाडा भरा हुआ है ड्रमलिन से। तो क्या है ड्रमलिन, कैसा दिखता है ड्रमलिन एक्चुअल में, कल देखेंगे। और एक है एस्कर, जो हिमनद अपने साथ मलबा लाता है। उसमें गोलाकार बहुत सारे चट्टाने, गोल गोल घिसी हुई चट्टाने बहुत सारी होती हैं, और इन चट्टानों के एक जगह जमा होने के कारण ये अंडे की टोकरी जैसे दिखते हैं। और इन्हीं में जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वो तो ड्रमलिन बना देती हैं, गोल गोल गोलास्म, जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं वो ड्रमलिन बना देते हैं एक जगह जमा होके।
लेकिन इसमें कुछ महीन रेत भी होता है, और वो महीन रेत एकदम जहां पानी बन के बह रहा है ना हिमनद, जहां पानी बन के बह रहा है, उस एक तरफ पानी बह रहा है, दूसरी तरफ पानी बह रहा है, बीच में वो रेत, मुलायम वाली रेत बहुत दूर तक जमा हो जाती है, एकदम सॉफ्ट सी। ऐसा लगता है जैसे समुद्र का बीच हो, सी बीच हो, मरीना बीच हो, ऐसा फील देता है वहां पे जहां हिमनद का एंड हो रहा होता है। वहां पे ये जमा जो रेत के कण से एक लंबा सा ठोस जमीन बनता है, वो ठोस जमीन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है रेत का एक टीला जैसा होता है जिसको एस्कर कहते हैं। कभी कभी एस्कर ना ऐसा प्रतीत होगा जैसे माला माला है, ये मोतियों की माला जैसा, क्योंकि बीच में गोलाकार बनेगा और दूर में छोटा सा पतला सा सड़क जैसा बनेगा। साइबेरिया रीजन में ज्यादातर जो पटरियां बिछाई जाती हैं इन हिमनदीय क्षेत्रों में, ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में, इन्हीं एस्कर को ही चुना जाता है, क्योंकि एस्कर की जमीन थोड़ी ठोस होती है, उसमें दलदली नहीं होता ज्यादा, उसमें रेत के कण जो है उसको भर देते हैं मलबे की तरह। तो एस्कर को चुना जाता है ज्यादातर ट्रांसपोर्ट के लिए, एस्कर का सहारा लिया जाता है, क्योंकि वो सूखा भी रहता है, थोड़ा ऊंचा भी रहता है, दोनों तरफ पानी बह रहा है, बीच में एस्कर जैसा बिल्कुल बना होता है। तो एस्कर और ड्रमलिन जो है, याद रखना, अंडे की टोकरी यानी ड्रमलिन, एस्कर और ड्रमलिन मुख्यतः मुख्यतः दो मेन स्थलाकृति है जो डिपोजिशन से बनती है, और बाकी जितनी स्थलाकृतियां हैं सब के सब इरोजन से बनती है। तो कल हम इन सब स्थलाकृतियों को विजुअलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन वीडियो। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है कि क्रीप बता दीजिए। ठीक है, फर्निफिकेशन क्या है? हम ना मैकेनिज्म जो है, बेसिकली हमने दो मैकेनिज्म बताया इसके इरोजन का। एक मैंने बताया आपको इसके इरोजन के मैकेनिज्म में कि ये उत्पाटन करती है, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया कि एब्रेजन करती है। बाकी जो भी है बस भौतिक ट्रिक है, फिजिकल ट्रिक, हम आपको ना कॉमन जितने भी हैं सिस्टम इरोजन के, हम सब बता देंगे। एक बार रिवर में बताया था। आपने जो ये प्रोसेस पूछा है ना मैकेनिज्म में, फर्निफिकेशन क्या है, तुषार अपक्षय, एक तरह का उत्पाटन का ही ये प्रकार है। वो जो मैं उत्पाटन बता रहा हूं ना बार बार, उसी का ये टाइप है ये। ठीक है, उत्पाटन का ही एक डिफरेंट टाइप है। बर्फ जो है और पानी, पानी के द्वारा जो उत्पाट मतलब बर्फ पहले पानी में बदलता है, पानी चट्टानों की दरारों में चला जाता है, फिर जम जाता है, और जम के वो अपना वॉल्यूम बढ़ा देता है, तो बिल्कुल छेनी की तरह काम करता है और वो तोड़ देता है। तो इस ये तुषार अपक्षय जो हिंदी में पढ़ रहे हैं, ये वही है जो मैं उत्पाटन बार बार बता रहा हूँ। और जो ये फर्निफिकेशन और क्रीप बता रहे हैं आप, ये भी एक तरीके से चट्टानों को, चट्टानों के ऊपर जो हिमखंड है उसके अपरदन की एक प्रक्रिया है। कल हम इस पे बात करेंगे। आज अब नेक्स्ट क्लास है मेरी, 7 बज गया लगभग, तो नेक्स्ट क्लास मेरी हिस्ट्री के, उसके बाद एक सेट प्रैक्टिस है, तो कल आपकी क्लास होगी अब बाकी। ठीक है, थैंक यू सो मच।